नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आनुवंशिकी। अभी तक हमने पढ़ा था कि आनुवंशिकी क्या होती है। हमने देखा था वंशागत विभिन्नता, और इसके बाद हमने पढ़ा था कि आनुवंशिकी में अनेक वैज्ञानिक ने अपना अलग अलग मत दिया, जैसे पाइथागोरस, मेपरचुइस, कार्ल ल्यूटर आदि वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग विचार को प्रस्तुत किया। उसके बाद हमने देखा था कि ग्रेगर जॉन मेंडल की कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, इनका जन्म कब हुआ, ये अपना प्रयोग कैसे किए थे आदि के बारे में हमने जानकारी किया था। और इसी क्रम में अब हम आगे आज जो पढ़ेंगे वह है मेंडल के नियमों में प्रयुक्त शब्दावली, कि मेंडल के नियमों में जो शब्दावली प्रयोग की जाती है वह क्या है। तो आइए हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली जो शब्दावली है वह है जीन। क्या पढ़ेंगे हम? जीन। तो देखिए, जीन वंशागत की सबसे छोटी इकाई है। जीन वंशागत की सबसे छोटी इकाई है। यह न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी होती है। यह न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी होती है और इसका प्रदर्शन गुणसूत्र के रूप में होता है। हम यह जानते हैं कि गुणसूत्र डीएनए से बना होता है। गुणसूत्र डीएनए से बना होता है और गुणसूत्र में वे स्थान जहाँ पर जीन पाए जाते हैं उन्हें हम लोकस कहते हैं। तो आइए हम इसको विस्तार से समझते हैं। हमारे पास एक डीएनए है, मान लीजिए ये डीएनए है। इसमें यहाँ पर सूचना इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन अर्थात सूचनाएं हैं। तो ये सूचनाएं क्या करती हैं? देखिए, ये बताएंगी कि पौधे की लंबाई कितनी होगी, लंबाई के बारे में इंगित कर रही हैं। ये है कि पौधे में बीज की संख्या कितनी होगी, पौधे में बीज की संख्या, बीज काउंट कितना होगा, ये हम देखेंगे। अगला हम देखेंगे कि ये पौधे में पत्ती कैसे होगी, पत्ती कैसे होगी। तो हमने क्या देखा, हमारे पास एक डीएनए है। डीएनए में जीन नंबर 1, जीन नंबर 2, जीन नंबर 3। इस डीएनए को हमने प्रोटीन लेकर आए और दबा दिया, अर्थात इस डीएनए को हम प्रोटीन के साथ दबा दिए। जब इस डीएनए को हम प्रोटीन के साथ दबा दिए तो यह इस रूप में आ गया या ऐसा रूप धारण कर लिया। अब इसके जीन 1, 2, 3 या 1, 2, 3 जीन हैं यहाँ पर। अब ये जीन इस क्रम में समाहित होने लगेंगे। तो हमने इसको देखा। उसके बाद कहेंगे ये जो छोटा रूप है यही क्या है आपका क्रोमोसोम या गुणसूत्र। यही क्या है? गुणसूत्र है। तो हमने इसको देखा। तो हमने देखा कि हमारे पास एक बड़ा डीएनए था। डीएनए में क्या थे? यहाँ पर अलग अलग सूचनाएं धारण करने वाले भाग थे जिनको हमने जीन कहा। और इसमें हमने देखा 3 जीन है, जीन 1, 2, 3। पहली जीन है लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल, दूसरा है पौधे में कितने बीज बनेंगे और तीसरा है उसकी पत्ती कैसे होगी। तो इसको जब हमने प्रोटीन के साथ दबा दिया तो ये क्या बना लिया? ये बना लिया जो नई रचना गुणसूत्र। अब यहाँ पर जीन नंबर 1, 2, 3 ये 3 जीन पाए गए, हमको ये 3 जीन मिला। अब इन्हीं को, मतलब ये जो है इस प्रकार रचना को हम गुणसूत्र कहते हैं। तो हमने देखा कि गुणसूत्र में क्या मिलते हैं? जीन पाए जाते हैं। गुणसूत्र में क्या मिलते हैं? जीन पाए जाते हैं। और गुणसूत्र में जीन जिस स्थान पर मिलते हैं इन स्थानों को हम क्या कहते हैं? लोकस। गुणसूत्र में जीन जिस स्थान पर मिलता है उसे हम लोकस कहते हैं। तो हमने इसको समझा। अब हम आगे बढ़ेंगे
और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ करेंगे। देखिए, जीन टर्म का प्रयोग मेंडल ने अपने प्रयोग में नहीं किया। जीन शब्द या टर्म का प्रयोग मेंडल ने अपने प्रयोग में नहीं किया, क्योंकि मेंडल के समय जीन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मेंडल के समय जीन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने अपने प्रयोग में कारक शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने अपने प्रयोग में जीन के जगह पर या स्थान पर कारक शब्द का प्रयोग किया। तो हम यह समझ चुके हैं कि मेंडल के समय जीन के बारे में जानकारी नहीं थी, अतः मेंडल ने अपने प्रयोग में कारक शब्द का प्रयोग किया। जीन शब्द का प्रयोग किसने? जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वैज्ञानिक जोहानसन ने किया। कब किया? कौन किया? जोहानसन ने किया। अब प्रश्न आता है कि जीन की खोज कब हुई और किसने किया? तो देखिए, जीन की खोज कब हुई? 1844 के आसपास हुई। एक बार इसे आप NCERT किताब में देख लेंगे। और जो खोज किए थे वे थे एवरी मैक्लायर्ड और मैककार्टी। ये 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीन को खोजा। तो जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जोहानसन ने किया और जीन की खोज एवरी मैक्कार्टी ने किया। तो हम इतना समझ गए हैं। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। यदि हम प्रत्येक जीन को अक्षरों से प्रदर्शित करें, तो क्या हमें मिलता है? तो हमें यह दिखाई देगा या हमें यह परिणाम मिलता है कि जो पहली पीढ़ी में जीन होगा उसे हम कैपिटल लेटर से, और जो इसका विपरीत जीन या लक्षण होगा उसे हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे। जैसे F1 में हम मान लेते हैं पहली पीढ़ी में पौधे की लंबाई। तो इसमें 2 इन्फॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं। या तो पौधा लंबा या तो बौना होगा, अब देखिए, टॉल क्या होता है? टॉल का अर्थ है टी, तो टी से हम इसको दिखाएंगे। अब बौना है तो हमने इसे कैपिटल अक्षर से लिख दिया, तो इसे हम स्मॉल अक्षर से लिखेंगे। उसी प्रकार बीज का आकार या बीज का रंग, देखिए, बीज का रंग, इसमें 2 संभावनाएं हैं। या तो बीज सफ़ेद होगा, या तो हरा होगा। देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे? वाइट मतलब W, कैपिटल वाइट मतलब सफ़ेद होगा आपका, और इसे हम स्मॉल W कर देंगे। उसी प्रकार यदि पुष्प का रंग, यदि हम पुष्प के रंग की बात करें तो क्या होगा? 2 संभावनाएं हैं। या तो पुष्प लाल होगा या तो कैसा होगा? सफ़ेद। अब रेड मतलब लाल, तो रेड हम यहाँ पे लिखते हैं, रेड होता है लाल को दर्शाता है, तो कैपिटल R से लिखेंगे और इसे हम स्मॉल r कर देंगे। तो हमको ये बात अच्छी तरह से समझ में आई कि जीन क्या होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। अब हम आगे चलेंगे और अगले भाग में जो पढ़ेंगे वह बहुत ही इम्पोर्टेंट एवं महत्वपूर्ण है। देखिए, हम पढ़ेंगे एलील या एलीलोमार्फ। क्या पढ़ेंगे? एलीलोमार्फ। अब देखिए ये क्या होता है। आप कहेंगे एक ही गुणसूत्र के विपरीत लक्षणों को
या विपरीत लक्षणों को एलील कहते हैं। जैसे एक ही गुणसूत्र होगा, गुणसूत्र मतलब एक ही गुणसूत्र के दो अलग अलग लक्षण, अरे भाई ऐसे आप मान लीजिए, को एलील हम कहते हैं। अब इसका उदाहरण आप देखिए, जैसे सफ़ेद पुष्प, इसका एलील क्या होगा? लाल पुष्प। उसके बाद बीज का आकार में देखिए आप, लक्षण लेते हैं हम, लक्षण क्या है? बीज का आकार। अब देखिए बीज के आकार में दो संभावनाएं हैं। पहला कैसा होगा? गोलाकार, और दूसरा गोलाकार, दूसरा होगा झुर्रीदार। तो अब आप समझिए, गोलाकार का एलील झुर्रीदार है और झुर्रीदार का एलील गोलाकार है। विपर्यायी अर्थात एक दूसरे के उल्टे एलील कहलाते हैं। दूसरी प्रकार हम अगला लक्षण लेते हैं। जैसे हमने देखा, अब अगला लक्षण जो हम लेंगे, यहाँ पर फली का रंग कैसे होता है? जब फली वृक्ष में लगी रहती है तब वह हरी रहती है, और जब वह उसे हम तोड़ लेते हैं तो वह पीले रंग में बदल जाती है। तो हमने देखा हरे का एलील क्या है? पीला या पीले, और पीले का एलील क्या है? हरा। तो ये देखा। अब आपसे कोई कहे कि कैपिटल ए का एलील क्या है? स्मॉल ए का एलील क्या है? कैपिटल ए का एलील स्मॉल ए का एलील क्या है? कैपिटल ए। कैपिटल बी का एलील क्या है? स्मॉल बी, और स्मॉल बी का एलील क्या है? कैपिटल बी। ये आपको एलील समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं एलीलोमार्फ। क्या समझते हैं? एलीलोमार्फ। तो एक बात ध्यान दें, एलील एक ही गुणसूत्र के या एक ही लक्षण के या एक ही गुण के विपरीत लक्षण, एक ही गुण के विपरीत लक्षणों को हम क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। तो ये हमको समझ में आ गया। अब हम समझेंगे एलीलोमार्फ। अब अगली हेडिंग क्या हमारी थी? एलीलोमार्फ। आप कहेंगे जब कोई एक जीन हो, साथ में उसका एलील हो। जब कोई एक जीन हो, साथ में उसका एलील हो, तब उसे हम एलीलोमार्फ कहते हैं। यदि आपसे कोई कहे कि हमारे पास जीन क्या है? ए है, और यहाँ पर उसका एलील क्या है? ये स्मॉल ए है। जब ये दोनों साथ आ जाएंगे इस रूप में, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम एलीलोमार्फ कहेंगे। या इसे हम कर लें, जब ये दोनों साथ हो जाएंगे, ये स्मॉल ए है और ये कैपिटल ए है, मतलब स्मॉल ए का एलील कैपिटल ए है, तो ये इस रूप में आ जाएगा, तो एलीलोमार्फ कहलाएगा। उसी प्रकार हम देखते हैं एलीलोमार्फ को, अगर बी हमारे पास है और यहाँ पे क्या है? इसका एलील क्या होगा? स्मॉल बी होगी। अब ए क्या हो जाएगा? इस रूप में आ जाएगा, तो ये क्या है? इसका एलील है। उसी प्रकार हम देखते हैं, ये है बी और ये है बी। अब इसका एलील क्या होगा? इसका एलील तो आपको पता हो गया होगा कि स्मॉल बी और कैपिटल बी होगा। ये इसके एलील है। तो हमने एलील को समझा। अब हम आगे समझेंगे कि समयुग्मकी और विषमयुग्मकी क्या होते हैं। अब हम इसे समयुग्मजी और विषमयुग्मजी को समझते हैं। तो आप कहेंगे युग्मजी तथा विषमयुग्मजी। आपको ये समझना है। तो देखिए समयुग्मजी क्या होता है, पहले हम इसे समझेंगे। आप कहेंगे जब किसी युग्मक में किसी लक्षण के दोनों जीन एक ही प्रकार के हों, जब किसी युग्मक में
दोनों जीन जब किसी युग्मक में दोनों जीन एक ही प्रकार के हों और एक ही लक्षण के हों तो इस प्रकार की प्राप्त रचना को हम समयुग्मजी कहते हैं। समयुग्मजी कहते हैं। जैसे हमारे पास मान लेते हैं लक्षण है क्या, हमारे पास लक्षण है, लक्षण तने की लंबाई, तने की लंबाई। तो तने की लंबाई में हम देखेंगे कि हमारे पास दो संभावनाएं हैं, या तो बौना होगा या तो लंबा होगा, बौना या तो लंबा। तो देखिए अब यहाँ पे टॉल कर सकते हैं, टॉल अर्थात टी, और यहाँ पे डॉर्फ, यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे, स्मॉल टी। अब देखिए परिभाषा क्या कह रही है, जब किसी युग्मक में क्या हो, दोनों जीन एक ही लक्षण के दोनों जीन समान हो। तो ये कैसा है, लक्षण आपका है तने की लंबाई। अब दोनों जीन कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो अगर लंबा हो तो उसके लिए भी जीन कैसा हो, समान होना चाहिए। बौना हो तो उसके लिए जीन समान होना चाहिए। अर्थात अगर हो तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो इसमें दोनों जीन समान होने चाहिए। अर्थात टी और टी, ये क्या है आपका संयुग्मजी है। ये क्या है आपका, टी और टी समयुग्मजी है। अर्थात ये युग्मक है, इसमें दोनों जीन मिल रहे हैं, ये समान है। ये भी युग्मक है, इसमें जीन मिल रहे हैं, दोनों समान हैं। लेकिन यदि आपसे कोई कहे कि टी और ये टी, एक स्मॉल टी एक कैपिटल टी, तो क्या ये समयुग्मजी हैं? नहीं, ये हैं विषम युग्मजी। क्या है, विषम युग्मजी। उसी प्रकार आर, ये क्या है, विषम युग्मजी। उसी प्रकार आपके सामने आ जाए ए, ये क्या है, समयुग्मजी। ए बी, ध्यान देखिए कैपिटल लेटर है, समयुग्मजी। उसी प्रकार ए विषम युग्मजी है। उसी प्रकार आ जाए आपका टी आर, क्या है, विषम युग्मजी है। तो हमने इसको समझा। अब हम इसको समझने के बाद अगला अध्ययन जो करेंगे वो होगा आपका प्रभावी और अप्रभावी। क्या होगा, प्रभावी और अप्रभावी। तो आप कहेंगे जब किसी जीव में लक्षणों को लेकर संकरण कराते हैं, तो अगली पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण अपने आप को प्रदर्शित करता है। जब किसी जीव में लक्षणों को लेकर संकरण कराते हैं तो अगली पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण अपने आप को प्रकट करता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं। तो जो लक्षण अपने आप को प्रकट करता है उसे हम प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण अपने आप को प्रकट नहीं करता उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो पुनः ध्यान दें, प्रभावी और देखिए प्रभावी और अप्रभावी लक्षण, और प्रभावी लक्षण। तो आप कहेंगे जब किसी जीव में दो लक्षणों को लेकर क्रॉस कराते हैं तो अगली पीढ़ी में एक ही लक्षण अपने आप को प्रकट करता है। जो लक्षण अपने आप को प्रकट करता है उसे प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण अपने आप को प्रकट नहीं करता उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अब हम इसे समझने के लिए क्या करेंगे, हम इसे समझने के लिए एक उदाहरण को देखेंगे। जैसे मटर के पौधे में लंबापन जीन अधिक प्रभावी होता है। मटर के पौधे में लंबापन जीन जो टॉल होता है वह अधिक प्रभावी होता है। तो लंबापन जीन ये क्या होगा, अधिक प्रभावी होता है। इसलिए यह बौनापन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। अर्थात लंबापन प्रभावी होगा, बौनापन अप्रभावी होगा। उसी प्रकार लाल पुष्प प्रभावी होगा, सफ़ेद पुष्प
अप्रभावी होगा। उसी प्रकार हम देखेंगे गोलाकार बीज प्रभावी होंगे और झुर्रीदार बीज अप्रभावी होंगे। तो हमने इसको देखा। तो आज हमने बहुत चीज़ पढ़ा। अब अगले भाग में हम इसके आगे पढ़ेंगे, जो शेष टर्मिनोलॉजी बची है उसे हम अध्ययन करेंगे। तो आज हमने पढ़ा कि जीन क्या होता है, जीन के बारे में हमने काफ़ी जानकारी किया। साथ ही साथ हमने पढ़ा कि एलील और एलीलोमार्फ क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि प्रभावी और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं। हम आपको ये वीडियो बड़ी मेहनत से बना रहे हैं। इसे आप अपना वर्चुअल या एक रेगुलरिटी क्लास समझें। इसे यदि आप वीडियो लेक्चर देखेंगे, समझ कर देखेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आप इसे सावधानीपूर्वक और ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा। पढ़ते रहिए। जो समस्या हो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।